हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आचार्य रेखाते और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल भी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी आपका 11th चैप्टर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम और 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। और सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स का हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि सेल का जो होता है वो बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सेल की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं, इसीलिए ये पेपर के लिए आईएमपी होने वाला है। सेल जो होता है वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बना होता है, चाहे फिर वो एक सेल हो या बहुत सारे। सबसे पहले आ जाता है एक सेल, यह है सेल। उसके बाद बहुत सारे जब सेल एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है हमारा टिश्यू। बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है एक ऑर्गन। बहुत सारे जब ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और यही अगर ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जिसमें आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। जिस तरह एक वर्ड होता है, वर्ड अगर बहुत सारे वर्ड अगर एक सेंटेंस में आ जाए, एक साथ मिल जाए तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। बहुत सारे सेंटेंस अगर मिल जाए तो हम उससे पैराग्राफ कहते हैं। और अगर बहुत सारे पैराग्राफ अगर मिल जाए तो हम उससे एक चैप्टर या फिर लेसन कुछ भी कह सकते हैं। उसी तरह पहले हमारा सेल होता है, उसके बाद जब सेल बहुत सारे सेल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो उसको ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ मिल जाते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसको हम बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आई होप आप सभी को सेल का बेसिक मीनिंग पता चल गया होगा। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ऑब्जर्व में 2 डायग्राम दिए गए हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द नेम्स एंड कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे मैंने पहले ही लेबल कर दिया है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन है सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का, उसको सेल वॉल कहते हैं। देन सेकंड आउटर कवरिंग होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल वॉल के अंदर होती है। देन आ जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। देन आ जाता है साइटोप्लाज्म। हमारे जो सेल होती है उसमें एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। देन है क्लोरोप्लास्ट। आपने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देन है वैक्यूल। वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में वो होता है या फिर कभी कभी होता है या फिर हमेशा एब्सेंट ही होता है। देन गोल्जी बॉडीज़। तो फ्रेंड्स, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप ये नेम्स आपके बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है एनिमल सेल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। देन है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ प्लांट सेल में ही है। देन क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है सेल में, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन है सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिस तरह हमने देखा था प्लांट सेल में वो होती है, उसी तरह एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। देन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
न्यूक्लियस ये, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फ्रेंड्स ये हमने डायग्राम देख लिए। इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पे आपको एक चार्ट मेंशन किया हुआ है, ये हम देखने वाले हैं। पहले यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं सेल के, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या नहीं होता, प्लांट सेल में होता है या नहीं होता, वो लिखना है आपको। तो पहला आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देन है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दोनों में प्रेजेंट होता है, और अगेन माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। ये एग्ज़ाम के लिए IMP है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। यहाँ पे आपको सारे सेल के ऑर्गेनल्स जो हमने ऊपर देखे थे उसी का एक्सप्लेनेशन है और डिटेल में दिया गया है। अब हम वही देखने वाले हैं। पहला आ जाता है सेल वॉल। इट इज़ फाउंड अराउंड सेल ऑफ अलगी, फंगी एंड प्लांट। सेल वॉल जो होता है वो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अलगी, फंगी एंड प्लांट्स। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं, और ये इलास्टिक का एक स्ट्रॉन्ग कोट होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक न्यूट्रिएंट्स का टाइप है। आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सबरीन, क्यूटिन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड। सेल वॉल में लिग्निन, सबरीन, क्यूटिन जैसे पॉलीमर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में, कम अमाउंट में होते हैं। देन आ जाता है सेल वॉल का फंक्शन। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो सेल वॉल जो होती है वो सेल को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अंदर से बाहर ना जा सके, और जो सेल के बाहर का जो वाटर होता है वो एक्सेस वाटर सेल के अंदर ना आ सके। ये जो फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा IMP है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे। आई होप आप सभी को सेल वॉल क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ अ थिन, फ्रेजाइल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। अब आपको ये लगा होगा कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो अगर कोई आउटर कवरिंग ही नहीं होगी तो सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अंदर बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए सेल वॉल की तरह ही दूसरी कवरिंग जो होती है वो एनिमल सेल में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और ये जो होती है वो एनिमल सेल में सेल वॉल की तरह ही काम करती है। प्लांट सेल में ये सेकंड आउटर कवरिंग होती है, फर्स्ट होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग होती है। ये सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही पतली लेयर होती है इलास्टिक की। यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन: प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 layers of phospholipids. Plasma membrane is said to be a selectively permeable membrane as it allows some substances to enter the cell while prevents other substances. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है,
क्योंकि वो सबको अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं देती। अंदर आने की परमिशन सिर्फ O2 यानी ऑक्सीजन, सॉल्ट, वाटर इन सबको ही मिलती है, और बाहर जाने की परमिशन जो होती है वो सिर्फ CO2 को मिलते हैं, इसीलिए वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कही जाती है। If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane. This condition is called homeostasis. अगर सेल के बाहर कुछ भी चल रहा हो तो उसका फ़र्क जो होता है वो सेल को नहीं पड़ता, सेल बिल्कुल भी बदलता नहीं है, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। आई होप आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फर्स्ट आ जाता है एंडोसाइटोसिस, टू engulf फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। मतलब जो सॉल्ट होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर लिए जाते हैं, सेल के बाहर से सेल के अंदर लिए जाते हैं, उसको अब कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर होता है। देन है एक्सोसाइटोसिस, टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है या फिर CO2 होता है वो सेल के बाहर डाला जाता है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आई होप आप सभी को एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस दिए गए हैं, वो हम देखेंगे, जो कि है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फर्स्ट आ जाता है डिफ्यूजन, एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 और CO2। सेल के अंदर O2 आता है और सेल के बाहर CO2 जाता है, यानी ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। देन आ जाता है ऑस्मोसिस, द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर through a selectively permeable membrane is osmosis. It is a physical process with 3 possibilities. तो ऑस्मोसिस का जो मीनिंग है वो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। यहाँ पे एक ग्लास है, ऐसा समझ लो, और यहाँ पर दूसरा ग्लास है। इसको मैंने आपस में जॉइन कर लिया है। अब हम देखेंगे, अगर यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि इस ग्लास में जो है इतना पानी है, यानी ये पूरा, ऐसे सोचिए आप कि ये पूरा भरा हुआ है, और इस ग्लास में सिर्फ यहाँ आधा आधा भरा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। तो बताइए अब क्या होगा। तो आप सब यही बोलोगे कि इस ग्लास में जो वाटर है इस ग्लास का, वो यहाँ से इस ग्लास में ट्रैवल होगा, और तब तक ट्रैवल होगा जब तक दोनों ग्लास में इक्वल वाटर ना हो। जब इस ग्लास में और इस ग्लास में इक्वल वाटर होगा तब ये स्टॉप हो जाएंगे। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर जो होता है वो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम होता है, उस तरफ बढ़ता है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जो मैंने आपको एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझाया है। इसी तरह सेल में भी होता है। अब इसके भी जो होते हैं वो इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आइसो का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है इक्वल। आइसो का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है इक्वल। अब आप समझ लीजिए कि ये एक सेल है और ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, ऐसा समझ लीजिए। अब समझ लीजिए यहाँ पे इतना वाटर है और उतना ही वाटर बाहर प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जब सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल पानी प्रेजेंट होता है तब हम उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल पानी जब प्रेजेंट होता है तब हम उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा।
सिंपल है, पानी जो है वो स्टेबल रहेगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वो इक्वल क्वांटिटी का वाटर है, तो ना ही सेल के अंदर पानी आएगा ना ही सेल के बाहर पानी जाएगा। यही जो यहाँ पे दिया गया है उसी का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर डजंट गो इन और आउट। तो कोई अगर आपको पूछे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी कहाँ से कहाँ जाता है, तो आप बोलोगे कि नहीं, पानी कहीं से मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर भी नहीं जाता और सेल के बाहर से सेल के अंदर भी नहीं जाता। सेल में जो पानी होता है वो कांस्टेंट रहता है। आई होप आप सभी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आप समझ लीजिए, ये सेल है और सेल का ये आउटसाइड मीडियम है। यहाँ पे सेल में इतना पानी भरा हुआ है और जो आउटसाइड मीडियम है उसमें इतना सारा पानी भरा हुआ है। मतलब जो सेल होती है उसके अंदर कम पानी भरा हुआ होता है और जो आउटसाइड का जो मीडियम होता है उसमें पानी जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आप अब बताइए कि इसमें पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, पानी जो है वो अंदर बाहर से अंदर आएगा क्योंकि अंदर सेल के अंदर जो है वो पानी बहुत कम है और सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पानी जो है वो बाहर से अंदर आएगा। तो यही मैंने यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। द सेल हैज़ लेस वाटर दैन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर्स द सेल, दिस इज़ कॉल्ड एंडोस्मोसिस। तो एंडो का मैंने आपको बेसिक मीनिंग यहाँ बता दिया था। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो इसी को अंदर एंडोस्मोसिस कहते हैं। कब? जब पानी सेल के अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इफ़ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। रेजिन्स मतलब होते हैं मनुक्के, जो अंगूरों को सुखाकर बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है एक कंटेनर में, और इसमें हम अगर एक रेजिन डालेंगे तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये रेजिन जो होता है वो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। अब फूल क्यों जाएगा ये? क्योंकि जो हमारा रेजिन होता है उसमें जो होता है वो कम पानी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सिकुड़ गया होता है इसलिए, और वो इसीलिए बाहर से पानी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो टर्जिड होता है यानी फूल जाता है। आई होप आप सभी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। देन हमारा अगला टॉपिक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं एक और बार आपको डायग्राम से समझाने वाली हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये अगर आप समझ लो कि ये सेल है, सेल में इतना पानी भरा हुआ है और आउटसाइड मीडियम में थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट होता है और सेल के बाहर होता है वहाँ पे कम पानी प्रेजेंट होता है। तो अब बताइए पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। यस, पानी जो होता है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रैवल करेगा, क्योंकि सेल के बाहर जो है वो पानी कम है, इसलिए ज़्यादा से कम तक पानी जाएगा। मैंने अगेन आपको ये जो इंग्लिश में दिया गया है एक्सप्लेनेशन, उसका ही सिंपल मीनिंग में समझा दिया है। फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। द सेल हैज़ मोर वाटर दैन द आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। एग्जाम्पल, इफ फ्रूट पीसेस आर केप्ट इन थिक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, द वाटर एंड फ्रूट पीसेस एंटर द शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है फ्रूट्स का। तो अगेन मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यहाँ पे अगर आप सोच लीजिए, ये एक गिलास पानी लिया है मैंने, एक गिलास पानी, इसमें मैंने अभी डाल दिए शक्कर। क्या डाली इसमें? शक्कर। तो अब ये क्या हो गया? स्वीट हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। अगर मैंने एक फ्रूट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल लिया और उसकी एक स्लाइस कट करके एक पीस इसमें डाल दिया, तो अब क्या होगा? फ्रूट जो होता है, अब आप सोच सकते हैं मैंने इसमें जो वाटर सॉल्यूशन हमने लिया था, जो शुगर सॉल्यूशन बन चुका है,
उसमें जो होता है वो शुगर मैंने डाली थी, लेकिन आपको ये पता होगा कि फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या होगा कि फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा होगी और हमारे जो कंटेनर में है वो कम होगी। इसीलिए शुगर जो है फ्रूट के अंदर की वो कंटेनर में ट्रैवल करेगी, यानी फ्रूट के पीस में जो शुगर है वो बाहर आएगी। इसी वजह से जो फ्रूट होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने का बेसिक मीनिंग होता है सिकुड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है श्रिंक यानी सिकुड़ जाना। आई होप आप सभी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन सब कुछ क्लियर कर दिया है। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है साइटोप्लाज्म, जो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।